अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क से। मुबारक हो आपको, एक बार फिर आप दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए हैं। खैर मुबारक, तेरी बड़ी मेहरबानी फरीद के तू इन लोगों ने फिर दसिया। क्योंकि कुछ देर में नंबर 1 नहीं रहा था तो लोग मुझे छेड़ना शुरू हो गए थे। मेरे महल्ले के मुंडे मेरे पीछे आंधे आंधे आराम लाल अब आप उनको यूं कर दें। देखो ना, इसीलिए मैं लात दे उठे लात रख के बैठा हुआ हूँ कि अब मैं फिर दुनिया का नंबर 1 अमीर तरीन आदमी हूँ। जो गरीब से हो तो लात थल्ले से सर जाहिर है, ऑब्वियसली मैं ला ली सी लात क्योंकि मेरा बांधा नहीं सी। जो सबसे ज्यादा अमीर आदमी है सिर्फ वो लाते लात रख सकता है। तू ते अपने पेट की वजह तो नहीं ना रख सकता लाते लात। जुल्फी बेटे तू लातो लात लाल है, ये सिर्फ अमीर तरीन आदमी लाते लात रख सकता है। तेरी जेब में 150 रुपया जड़ा $1 भी नहीं बनता। थैंक्स गॉड 2023 में $92 बिलियन का मुझे प्रॉफिट हुआ और मैं टोटल $232 बिलियन के साथ दोबारा दुनिया का नंबर 1 अमीर तरीन आदमी बन गया। एलन मस्क, इस कामयाबी के पीछे राज क्या है? कुछ गुर हमारे लोगों को भी बताएं कि इस दौलत में इजाफा कैसे किया जाता है। जी, सब तो पहली गल ते वे जेडी तुहाडे सारे पाकिस्तान के लोगों को अपने दिल च रखनी चाहिए जी कि जो अमीर होता है जी वो गॉड की मर्जी से होता है। वाह 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 वाह। मेहनत तो सारे करता है, दिमाग भी सारे दे कोल है। हाँ, वाल किसे किसे कोल ने विग ला के गुजारा कर देने, मगर खोपड़ी के अंदर ब्रेन सबके पास है। मगर इसके साथ गॉड कहता है कि मैं देता हूं तुम लोगों को। तो इसलिए पहला बात तो ये है कि जब आप ये ज़हन में रखते हैं कि गॉड की मेहरबानी के साथ ये सारा कुछ होना है तो फिर आप हसद नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, आप टेंशन नहीं लेते, सिर्फ मेहनत करते हैं जो गॉड ने भी कहा है। जी जी। और सबसे अहम बात जो है, जो मैंने पाकिस्तानियों के लिए कहना है कि रब दा वास्ता जे रोना पिटना छाड़ दो। इत्थे मैं अरबपति नूं भी मिलिया ते वो भी रोने रो रहे, कारोबार दा कख नहीं रहा, कुछ नहीं बच रहा। इत्थे मैं करोड़पति नूं भी मिलिया ते वो भी यही रोने रो रहा है। इत्थे मैं रक्शे वाले नूं मिलिया ते वो भी सेम वही रोने रो रहा है। मैं तो एक अमीर आदमी नूं कह दिता है, अच्छा, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਉਹੀ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਛੱਡ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੁਕਟਰੀਆਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਇਆ ਕਰ। ਮਸਕ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਬਣਾਤਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ। ਉਹ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਾਗਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੱਗਦਾ है। देखो बात ये है जी कि एंजॉय करना चाहिए लाइफ को, हाँ मगर जिंदगी जो है, लाइफ जो है, जी उसको अपने अपने मर्जी के मुताबिक गुजारना चाहिए। वेरी नाइस। एक दूसरे को देख के एक दूसरे का नकल करके नहीं गुजारना चाहिए। क्या बात है। यही मैं पाकिस्तान के लोगों को कहना चाहता हूं कि यहाँ टेंशन और हसद ज्यादा है, गुर्बत कम है। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਸਕ ਭਾਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਤਵੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੇ ਪੱਠਾ ਪਵੇ। देखो ना, उस आदमी के ज़हन में ये नहीं आता कि अगर ये बाबा तवीज़ा वाला पट्ठा बांधा गुड़ जानदा होवे ते अपना पट्ठा चला क्यों ना लवे। इत्थे क्यों सारा दिन मलंगा दे विच बैठ के ते ऊंची ऊंची नारे मारे। मस्त मलंग भाईजान। वो वाला मस्त नहीं है, मस्क मस्क। ओ यार एलन मस्क है ये, एलन मस्क मस्त नहीं है। हाँ जी, जो ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁੱਡ ਮਸਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਸਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ। बुरा ना माने इनकी बातों का। ये इतना पैसा आपके पास है तो इसका करेंगे क्या? मैं अपना पैसा सारे इंसानों की तरक्की के लिए लगाता हूँ। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं लांदा, मैं चाहना कि सारी दुनिया तरक्की करे, सारे इंसान तरक्की करे। मैं तो चाहता हूं कि इंसान अब जमीन से उठ के
खला की तरफ जाए, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि दुनिया जो गॉड ने बनाया है इसको और देखा जाए, इसको दरियाफ्त किया जाए। इतना बड़ा दुनिया गॉड ने बनाया है, असी जमीन ते ही फिर के इत्थे ही चौड़े हुए हैं। एलन मस्क साहब, हम दुनिया के झमेलों से नहीं निकल सके और आप चांद और मरीख पर शहर बसाने की बात कर रहे हैं। आई एम सॉरी, ये जमेला क्यों डाए? प्रॉब्लम्स, ओके, चैलेंजेस। सीधी गल करना, जमेला केड़ा विच पा लिया। देखो देखो, बात ये है कि प्रॉब्लम्स भी जो है ना, वो इंडिविजुअल अगर बंदा सोचना शुरू कर दे मेरा क्या प्रॉब्लम है, तो वो तो सारी जिंदगी खत्म नहीं होता। हाँ, आप अगर कलेक्टिवली देखें, पूरी दुनिया को देखें, दूसरों के लिए भी देखें, इंसान को क्या प्रॉब्लम है, तो फिर मजा है ना। मैं यही सोचता हूं कि दुनिया के अंदर तो बहुत तरक्की कर गया इंसान। अब इसको खला में लेके जाऊं, मरीख पे पहुंचाऊं, चांद पे पहुंचाऊं, उत्थे कल्ली विचारी माई चरखा कट्टी जांदी है, ओदे कोल सारे फिर रहे हुण ते किन्नियां जुगतां होण उत्थे, माई भी इन्हां दियां जुगतां तो हसे, वो भी खुश होवे। मस्क प्राइम मेरा इत्थे कोई भी नहीं, मैनू माई दे कोल ही शिफ्ट कर दियो। माई नाल मेरी गल होई है, वो कहंदी है जिन्ने मर्जी बंदे उठे लाए आ, मोटे नूं ना लै के, क्योंकि मैं अपने वास्ते साग ते मकई दी रोटी पकानी है, इन्हें आके मेरी भी खा जानी है। गोगे तू इत्थे एडी मुश्किल मैनेज होण डया, तू चंद ते जाके टोए पाने उत्थे जमीन। ये लोग मेरी तरक्की को नहीं देख सकते। वो इन्हां नूं छड्ड, तू पहले तरक्की करते सही, जो कर लेंगा ते फिर वेखणगे भी। ਮਸਕ ਭਾਈ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਪੈ ਗਈ। हाय एलन मस्क साहब, आप इनकी बातों को छोड़े, ये मुझे बताइए कि आपकी कंपनी स्पेस एक्स पाकिस्तान में कब आ रही है? ब्रो, मैं तो बड़ी देर का इधर लाने के लिए तैयार बैठा हुआ था, मगर आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहा था। अब खुदा खुदा करके आपका जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसने कौमी खलाई पॉलिसी का इजाजत दिया है, मंजूरी दिया है। अच्छा वरना आप लोगों का तो खला की तरफ ध्यान ही नहीं था, सिर्फ बैतुल खला की तरफ ध्यान था। या खा लिया थे या फिर खा लिया। एलन मस्क साहब, ऐसी भी बात नहीं है। सपारको पाकिस्तान के इखलाई तहकीक का इदारा है, कौमी पॉलिसी अभी बनी है। वो स्पार्क को काटा की है। मैं ते थे उदा कदी जिक्र भी नहीं सी सुनिया। हाँ, सुनिया सी कि यार नवी तार लाइए स्पार्क कर रही है। स्पार्क को दा ते कदी इथे जिक्र ही नहीं सी मैं सुनिया। इधर तो लोग बस यही कहते हैं कि स्पार्क को हुआ है तो फ्रिज सड़ गया है, स्पार्क को हुआ है तो बल्ब सड़ गया है, स्पार्क को हुआ है और टीवी सड़ गया है। और स्पार्क करन दी होई गल होंदी सी। जुल्फी तू ते अच्छी तरह जानने, तू ते खुद कई बारी तार विच वड़ के वेख्या है। देखो, मैं तो बहुत देर से ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ आऊं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है, बल्कि नंबर 1 मुल्क है, जो मोबाइल फोन के साथ बहुत प्यार करता है, बल्कि मोबाइल फोन का आशिक है। जिथे मर्जी बंदा खड़ा होवे, वो मोबाइल हाथ च फड़ के लगा हुंदा है। भैन मेरी रोटियां पका रही है ते हाथ च फोन है, सड़क दे उत्ते पैदल सड़क क्रॉस कर रही है ते हाथ च फोन है। उन्हें परवाह ही नहीं सजे खबे गड्डी केड़ी आ रही है, इधर वेख रहा है कि मैसेज केड़ा आ रहा है। अगर कोई बंदा रेल गड्डी च बैठा है तो फोन हाथ च। ऑपरेशन थिएटर के अंदर कोई बेड पे लेटा हुआ है, फोन ओदे हाथ च। डॉक्टर कह रहा हो फोन छड़ दे भाई, तेरा ऑपरेशन शुरू होने लगा। उन्हें ऑपरेशन शुरू किया तो मरीज बेहोश है जेड़ा, वो कह रहा है डॉक्टर ध्यान नाल ऑपरेशन कर, फोन छड़ दे। तो इतना जो लोग मोबाइल फोन का आशिक है, इधर तो मेरा काम बड़ा अच्छा चल सकता है। पाकिस्तान पर काफी गहरी नजर रखी हुई है आपने। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है कि हर शख्स का इस पर नजर है, और मेरा तो खास तौर पर इस पे नजर इसलिए है कि पाकिस्तान की वजह से लोगों को चांद और मरीख की तरफ ध्यान नहीं जाता, क्योंकि पाकिस्तान भी उन्हीं की तरह है। जेड़ियां जेड़ियां चीज़ां उथे नहीं मिलदियां, वो चीज़ां इत्थे भी नहीं मिलदी।
ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੈਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੈਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, पीने वाला पानी ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, बल्कि मैं तो कहता हूँ ਉੱਥੇ भी इंसान कोई नहीं, ਇੱਥੇ ਵੀ इंसान कोई नहीं। ਓ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸੋਹਣਿਆ, ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੈਨੂੰ? तकरीबन इंसान सिर्फ शक्ल वजह से नहीं होता, हरकतों से इंसान होता है। ਮਸਕ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨ ਕਿੱਡੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਦਾ ਮਾਮੂ ਦੂਰ ਕੇ ਬੜੇ ਪਕਾਏ ਪੂਰ ਕੇ। You are right, ये ठीक कह रहा है। इधर कोई बंदा काम नहीं करता, सिर्फ गल्ला कर देने। ਮਸਕ ਭੈਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿਓ। तो फिक्र ना कर, मेरी कंपनी ने एक रिपोर्ट बनाया जेड़ा अंडा उबाल लैंदा है। वाह मैं तेनू वो रिपोर्ट दे दियांगा, वो तेनू अंडे उबाल के दे करेगा, तू आगे जाके बेचिया कर। कितना सोहना लगेगा, हाथ च कूलर है ते आवाज लान दिया, गरम आंडे। आवाज लाने की भी लोड़ नहीं, आवाज भी रिपोर्ट खुद लाएगा। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਂਡੇ ਛਿਲ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ? नहीं छिलेगा भी वो जेड़ा खरीदेगा। तू छिलिया ते तू बेचना नहीं, आप खा जाना है। तू सिर्फ निमक दियां पुड़ियां बना के नहीं कर। ਲੈ ਗੋਗੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਾਣੇ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ। ਤੇਰੇ ਦੋ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। दो काम क्या मतलब? ਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਂਡੇ ਵੇਚਿਆ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਗਰਮ ਆਂਡੇ, Oh, yeah. ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਅੰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਤੇ 5000 ਦਾ ਭਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। मस्क भैन इनकी बातों पे ना जाएं, ये मुझसे जेलस है। ओ एक मिनट यार, कुछ काम की बात भी मुझे करने दो, या यही बातें करते रहोगे? एलन मस्क साहब, जब से ट्विटर आपके पास आया है उसकी मालियत 71% गिर गई है, क्या किया आपने उसके साथ? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मुझे कोई फिक्र नहीं है। देखो ये तो मैं शुगल आस्ते ट्विटर खरीद लिया हुआ है, जिसको आप एक्स कहते हैं। मेरे और बहुत से कारोबार हैं, ये तो मैं अपना मजा लेना वा, और खास तौर पे पाकिस्तान दे विच जेड़ा एक्स इस्तेमाल हो रहा है, आई मीन ट्विटर, वो तो मैं पढ़ के बड़ा इंजॉय करना। ਜਦੋਂ मैं काम कर के थक जाना वा, बोर हो जाना वा, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। You know, हम लोगों ने ये जो सोशल मीडिया बनाया, ये लोगों को एजुकेशन देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाया था। मगर तुम लोग इसको एक दूसरे को जलील करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, डिस इंफॉर्मेशन पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਸਕ ਭਾਈ ਨਾ। ਇਹ ਗੋਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਰੀਨਾ ਕੈਫ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਜੇ। ਇਹ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ 150 ਕਿਲੋ ਦਾ ਤੇ ਉਹ 47 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੈ। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। यकीन है मंगिए ये कौन है मुंडा यार बैठा? ये थैला है। ਮਦਾਰੀ ਦੀ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਵੇ ਤੇ ਚਾਰੇ ਖੁਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਦਾਰੀ ਕੋਲ ਭਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਭਾਇਆ ਜੀ? वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। नाज़रीन, मुल्क में आम इंतखाबात में एक माह से भी कम का वक्त रह गया है। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे दरमियान मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबरा चौधरी शुजात हुसैन साहब। चौधरी साहब, नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट ना करने का ऐलान कर दिया आपकी पार्टी ने। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने याद किया मुझे। दूसरी बात ये, फरीद साहब के इस वक्त मुल्क देखें किस हालात में से गुजर रहा है जी। सियासत और मईशत की कितनी बुरी हालत हो गई हुई है। ऐसी सूरत में मेरा ख्याल है कि सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। तो हम खुद चाहते हैं कि जमहूरी हुकूमत आए, जमहूरियत आए, उसके लिए नून लीग का हमने साथ दिया है, क्योंकि नून लीग एक जमहूरी पार्टी है और हम भी जमहूरी लोग हैं जी। तो हमने नून लीग के साथ ये सीट एडजस्टमेंट के लिए हमारी बात हुई थी। मगर देखें, बात हुई थी 4 सीटें नेशनल असम्बली की जी हाँ, और 8 सीटें सूबाई 8 सीटें जो है वो हम लेंगे।
क्योंकि हमने वही सीटें मांगी थी जिससे हम 2018 में इलेक्शन जीत चुके हैं। जी उतनी सीटें मांगी हैं हमने ज़्यादा सीटें नहीं मांगी। जी सानू भी पता है कोई लारी थोड़ी है जितनी मर्जी सीटें मांग लो। जी बिल्कुल सही। जो सीटें हमने पहले ये कह लेंगे जो बुक की हुई थी, जो हमने 2018 में जीती हैं, जी जी जो हमारी सीटें हैं, हमने उसी में एडजस्टमेंट मांगी थी। वाह चौधरी साहब फिर बात क्यों ना बन सकी? वो बस इन्होंने हमें 2 नेशनल असम्बली की और 4 असम्बली की सीटें सूबाई असम्बली की दी हैं। जी अब हम मेरे बेटों के लिए इन्होंने जो सीटें दी हैं जो हमारे लिए, अब हम ये तो नहीं ना हो सकता कि हमारे दूसरे लोगों को ये ना सीटें दें, एडजस्ट ना करें उनकी सीटें, हम अपनी लेके बैठ जाएं, ये नहीं होता। हमने अपने दूसरे लोगों को साथ लेके चलना है। जो 2018 में हमारे पास सीटें थी वो जोरी सालक की सीट थी, मूनस लाई की सीट थी, हुसैन लाई की सीट थी जी और तारक बशीर चीमा की सीट थी। जी वही हमने दोबारा इनसे मांगी है। वाह तो वो अगर हमें ये नहीं देंगे तो फिर हमें हमें हम सीट एडजस्टमेंट क्यों करें? वाह वाह हम फिर दूसरे जो हमारे हैं हमारी पार्टी के बंदे, हाँ हाँ हम उनका साथ देंगे। हम उन्हें कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? तो हम ऐसे लोग नहीं हैं, हम जिसका साथ देते हैं उसके साथ होते हैं। बिल्कुल तो ये नहीं हो सकता कि हम अपनी सीट की लालच में अपने साथियों को छोड़ के तो नून लीग के पीछे लग जाइए। वाह जी वाह ये नून लीग के साथ जो बात हुई थी वो हमने यही की थी कि हमें 8 सीटें मिलनी चाहिए सूबाई और 4 गेड़ियाँ था ना नेशनल असेंबली दी। नेशनल असम्बली की 4 सीटें मिलनी। शेख साहब जो 2018 में आपने जो सीटें जीती थी, आपको यकीन है कि इस दफा भी वो सीटें आप जीत लेंगे? यकीन है तो मंगिए ये कौन है मुंडा यार बैठा? ये थैला है ਮਦਾਰੀ ਦੀ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਵੇ ਤੇ ਚਾਰੇ ਖੁਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਦਾਰੀ ਕੋਲ ਭਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਭਾਇਆ ਜੀ? चौधरी साहब बुरा ना मानिएगा इसकी बातों का, ये ऐसी बोंगियां मारता रहता है। मुझे ये बताइए कि अब सीट एडजस्टमेंट आपकी नहीं हो रही है, आप अपना उम्मीदवार भी खड़ा कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ की मकबूलियत का ग्राफ बढ़ा है। कैसे आप ये समझते हैं कि 2024 के इंतखाब में उनके मुकाबले में आपका उम्मीदवार जीतेगा या अपनी सीट निकालेगा? देखें बात ये है फरीद साहब कि मियां नवाज शरीफ साहब का ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵਧਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰਾਟੋ ਜਲੇਬੀ ਮਸ਼ਹੂਰ नहीं। वो एक सियासतदान है और सियासतदान जो है वो इसी तरह ग्राफ उनका ऊपर जाता है कि बड़े बड़े सारे सियासतदान उनके साथ हैं। हम लोगों ने उनका साथ दिया है। जी जी ये ग्राफ उनका कोई गर्म करके नहीं उतरे टुर गया। ये सारे जो उनके साथ लोग हैं उनकी वजह से उनका ग्राफ ऊपर गया है। हाँ लोगों को ये एहसास है कि जो पुराने सियासतदान हैं, पुरानी पार्टी हैं, वो भी उनके साथ हैं, हमारी पार्टी भी उसमें शामिल है, तो इस वजह से ग्राफ ऊपर गया है। और कोई ये तो नहीं ना हुआ कि मियाँ साहब ने कोई गाना रिकॉर्ड कराया तो वो हिट हो गया तो ग्राफ होते चला गया। चौधरी साहब, बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट ने भी आपसे मुलाकात की है, क्या बातचीत हुई इस मुलाकात में? और सारी अंग्रेजी जो है बड़ी बात। जाहिर है अंग्रेजी में ही हुई होगी। वो यही हुई है बात, ये इलेक्शन के हवाले से और सियासी सूरत हाल के बड़ी खुशी हुई चौधरी साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਨੇ चौधरी साहब? जी 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 गौरी साहब जी जी वो बड़ी देर अल्लाह के फजल से हुकूमत की है और वज़ीर आज़म भी मैं रह चुका हूँ। हाँ जी हाँ जी। तो जाहिर है उन सब लोगों को पता है कि जौहरी साहब भी पाकिस्तान के एक्स वज़ीर प्राइम मिनिस्टर हैं। जी जी तो वो बातचीत उनके साथ यही हुई है कि इलेक्शन के हवाले से और सियासी सूरत हाल के हवाले से। जी 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 जाहिर है हम खुद भी जो बरतानिया की बड़ी अहमियत समझते हैं, वो उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है हमारी सियासत के हवाले से, जो फिक्रमंदी है, वो जाहिर है वो अहम है और वो चाहते हैं कि जमहूरियत आनी चाहिए। बल्कि उन्होंने तो कहा कि चौधरी साहब तुसी आप क्यों नहीं अगे होए?
बिल्कुल बिल्कुल ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵਾਪਸ ਟਿਕਟ ਸ਼ਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਚਲੋ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਖਾਧਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਗੋਰਾ? ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ। बात मुल्की सियासत की हो रही है और गोगा जी आपको सिर्फ खाने पीने की पड़ी रह रही है। यार कुछ तो शर्म करें। ਇੱਥੇ ਸੀਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ ਉਹਨੂੰ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਈ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਕਿਲੋ ਗੁੜ ਵੀ ਦੇਣ ਕਰਨ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਲਾ ਹੋਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਖਾਦਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਤਾ ਹੂੰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਪ ਪੀਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਪੀਣਾ ਤੁਸੀਂ? अच्छा, निगरां वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी आपसे मुलाकात के लिए रिहाइश गाह आए थे, उनसे क्या बातचीत हुई चौधरी साहब? गागर साहब भी आए थे खरीद दरियाफ्त करने के लिए। अच्छा हाँ जी वो बस वो तो आए उनकी मेहरबानी। वो प्राइम मिनिस्टर ने तो वो पहले तो एकदम ही अंदर आ गए। मैं सालक ਨੂੰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੋਏ ਕੌਣ ਮੁੰਡਾ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਇੱਥੇ। उन्होंने दसिया कि जज साहब प्राइम मिनिस्टर साहब दे। और मैं कहा माशाल्लाह यंग आदमी है नहीं। मैं बैठो जी बैठो जनाब। खैर किधर आए सो कोई तंग कर रहे थे दसो? कहते नहीं जी नहीं वो वैसे आपकी खैरियत दरियाफ्त करने आए थे। अच्छा, तो इंतखाबात के मामले पे भी कोई बातचीत हुई चौधरी साहब? अरे मैं गया उन्होंने मैं गया इंतखाबात आपको करवाने चाहिए साफ सुथरे हाँ ईमानदारी के साथ आपको इंतखाबात कराने चाहिए। क्योंकि देखे साफ सुथरे इलेक्शन जो है वो मुल्क के लिए बड़े ज़रूरी हैं जी। शफाफ इलेक्शन ही पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरतमंद है। आप देखें ना कोई कह रहे जी सर्दी बहुत है धुंध बहुत है इलेक्शन आगे होने चाहिए। कोई कह रहे हालात ठीक नहीं आगे होने चाहिए। और बंदे खुदा ये जो हालात ठीक नहीं है वो इसी वजह से है कि इलेक्शन नहीं हो रहे। इलेक्शन कराओ जो हालात ठीक हो जाएंगे तो ठंड तो आनी जानी चाहिए। हाँ जी आज मीह पै जाए तो मौसम बदल जाएगा। ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਦੋਂ ਪਏਗਾ? क्यों बेटे तू मीह च नहाना है? पाकिस्तान का वजीर आजम रहे महकमा मौसमियात का हेड नहीं रहे। जुल्फी कोई ढंग के सवाल पूछ लिया करो यार। देखें ये बात ये ठीक कर रहे है वो लड़का। जिम्मेदारों को मालूम होता था कि कब बारिश होती है और कब धूप निकलती है। हाँ मगर अब पूरी दुनिया के ऊपर वो क्लाइमेट चेंज है। जी बिल्कुल। जितने सर्दी में तो गर्मी पै गई जितने गर्मी में सर्दी पहन रही। हर शोबे में तब्दीलियाँ आ रही हैं। हाय ये आप देखें ना आपके न्यूज़ चैनल के ऊपर एक्टर बैठे हुए हैं हाँ और जो न्यूज़ वाले हैं वो एक्टिंग में घुस रहे हैं। सियासतदान एक्टिंग करन डे ने एक्टर सारे सियासत करन डे। बिल्कुल सही कह रहे चौधरी साहब। मेहदी हसन साहब ने तो बड़ी देर पहले कहता सी हर शय बदल रही है कहीं तुम बदल न जाना लो आ गई बारे आया समा सुहाना। मेहदी साहब का पहला शेर तो ठीक है। जी जी दूजा जड़ा ना लो आ गई बहारें वो नहीं आई हाले तक। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। चौधरी साहब कुकड़ू उकड़ू का मतलब कि नथी हो गई है। ये कुकड़ू कुड़ू का मतलब समझने के लिए आप जुल्फी साहब से टाइम लें। क्योंकि मुझे इनके चेहरे से लगता है कि ये कुकड़ू कुड़ू की सही डेफिनेशन बता सकते हैं। जी गौरी साहब, क्या पूछना चाह रहे थे आप? सर मैं ये कहने वाला था कि इलेक्शन होते हुए अब नजर आ रहे हैं
यार गौरी साहब कुछ गड़बड़ तो है, यानी कि वो तो मैं भी देख रहा हूं कि मामला जो है वो इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज पर भी हैरान हूं कि सेनेट में एक के बाद दूसरी करारदाद जमा हो गई। अच्छा, यानी गुज़िश्ता रोज सेनेट में एक आज़ाद सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब की जानिब से करारदाद पेश की गई कि जी। इंतखाबात को 3 माह के लिए मुलतवी किया जाए। इससे पहले भी 5 जनवरी को करारदाद पेश हुई थी इंतखाबात के अल्तवा के हवाले से और वो मंजूर भी हो गई थी। हाँ जी। तो गौरी साहब मैं तो खुद भी इस वक्त तक अनक्लियर हूं कि इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आपको कैसे नजर आ रहे हैं? फरीद साहब सारी पार्टियों ने टिकटें तकसीम कर दी हैं, हिलजुल होनी शुरू हो गई है। और भाई मेरे टिकटें तो तकसीम हुई हैं, मगर खिचड़ी सी कोई पक रही है बीच में। ये कहाँ खिचड़ी पक रही है जी? ओ भाई ये देसी घ्यो की खिचड़ी नहीं, टिकटों की तकसीम की खिचड़ी पक रही है। हाँ, ओहो, ये तो मेरे लिए बेकार है खिचड़ी। वाकई गोगा जी ये खिचड़ी आपके लिए बेकार है। और यार टिकटों की तकसीम में तो हर दफा ही फटे पड़ते हैं। हाँ गौरी साहब, लेकिन इस बार बड़ी जोड़ों में फड्डे पड़े हुए हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी, इस्लाम क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं सर। चौधरी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ? तू मेरा परला पासा अफ्रीका से मिलता है? जाहिर है अगर अगले पासे धुंध पैंदी है तो पिछले पासे भी पै रही होनी। या मेरा मकान को बॉर्डर के ऊपर तो नहीं है? आप ये जो बात कर रहे हैं ना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी। बड़ी अजीब सी खिचड़ी पक रही है और बड़ी जोड़ों में पक रही है। ओह, क्या मुखबरी लाए हैं आज आप इस हवाले से? फरीद साहब मुखबर ये बताता है कि ये जो 3-4 बड़ी जोड़ों में फड्डे पड़े हुए हैं, मसलन जो दानियाल अजीज को नून लीग का टिकट नहीं मिला, सब लोगों को तो यही पता है कि दानियाल अजीज ने एहसन इकबाल पे तनकीद की थी और पार्टी पर तनकीद की थी, इसलिए उनको टिकट नहीं मिला। हाँ जी। मगर मुखबर ये बताता है कि अंदर की बात कुछ और है। अच्छा, दरअसल एहसन इकबाल चाहते हैं कि उनका बेटा दानियाल अजीज के नीचे एमपीए का इलेक्शन लड़े, जो कि उसके जीतने के चांसेस पक्के रहेंगे। NA 75 में 75 में दानियाल अजीज की पोजीशन बहुत मजबूत है, बल्कि अब भी है, टिकट ना मिलने के बावजूद भी है। इसलिए एहसन इकबाल साहब ने यह सोचा कि उनका बेटा दानियाल अजीज के साथ सूबाई हल्के PP 54 जिसे 54 कहते हैं और 54 भी कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये गोगा जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 54 किया है, क्योंकि तुसी हमेशा तंदूर ते जाके ही किया 54 नान दे दियो। नहीं चाचा जी, मैं 54 भी कह लेता हूँ। खुद फिर ते अच्छी गल है, 54 ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ निकल रहा ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ वेट क्यों नहीं घट रहा? अब बात ये है कि ये दानियाल अजीज साहब के साथ जो सूबाई हल्का है, ये इसलिए बड़ी अहमियत रखता है। वाह, दानियाल अजीज साहब ने इनकार कर दिया कि मेरे नीचे मेरा जो उम्मीदवार पहले से है वही इलेक्शन लड़ेगा। अच्छा, इस पे फड्डा बढ़ गया और पार्टी ने दानियाल अजीज को टिकट देने से इनकार कर दिया। अब एहसन इकबाल ने सिर्फ दानियाल अजीज के इस इनकार की वजह से सूबाई हल्के में भी अपने कागजात जमा करा दिए, अच्छा, ताकि वहां दानियाल अजीज की मर्जी का बंदा इलेक्शन ना लड़े। फिर एहसन इकबाल साहब ने अपने कौमी असम्बली के हल्के NA 76 I mean 76 जी। उसकी सूबाई सीट यानी PP 56 56 हाँ जी। उससे अपने भतीजे मनान को टिकट दिलवा दिया है, अच्छा, जिसके बारे में मुखबर बताता है कि अगर वहां पार्टी का वोट तकसीम हो गया हाँ, तो मनान साहब इलेक्शन में कुकड़ू कुड़ू हो जाए। तो चाचा CID ये बातें नून लीग की क़यादत को नजर नहीं आ रही हैं? आ रही होंगी नजर, 100 मजबूरियां होंदियां ने घरां च। नहीं यकीन तो गौरी साहब को लो पूछ लो। अब आपको एक और बात बताता चलूं। अच्छा,
एहसन इकबाल ने अपने एक और करीबी अजीज बलाल अकबर को PP 57 से टिकट दिलवाई है। 57। जी जी। और इनके बारे में भी कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। अच्छा जी। इसके बाद एक और हल्के PP 55 से एक ऐसे बंदे को टिकट दिलवा दिया गया है जो PTI से आया हुआ है। इस बंदे का नाम है अकमल सरगाला। जबकि दानियाल के नीचे जो बंदा है अवैस कासम, उसको सिर्फ टिकट इसलिए नहीं दी गई कि ये PTI में चला गया था। भाई जो आपने PP 55 में बंदे को टिकट दिलवाई है, अकमल सरगाला, वो भी तो PTI से ही आया हुआ है। भुटो लख नेरी चले बारिश पवे तू इथे ही लगे जी। अब ये जो अवैस कासम है ये भी PP 54 से आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा। और मुखबर ये कहता है कि ये दानियाल ग्रुप की पोजीशन उधर काफी ठीक है। अच्छा। एक और तगड़ी जोड़ जरा सुन ले। वो सुनाइए। लाला मूसा से एक भाई साहब हैं चौधरी जाफर इकबाल जी। वो भी नून लीग के बड़े मजबूत उम्मीदवार रहे हैं। बहुत मजबूत, बल्कि वफाकी वजीर भी रहे हैं, वो वजीर मुमलिकत भी रहे हैं। उनको भी टिकट नहीं दी गई। अब मुखबर ये बताता है कि ये जाफर इकबाल साहब की जगह जिन सिद्धू साहब को टिकट दी गई है वो एक इंतहाई जिम्मेदार डिपार्टमेंट के सरबराह के भाई हैं। अच्छा। उनके साथ शबाज शरीफ साहब ने कमिटमेंट की थे, वी विल गिव यू टिकट, और उनको दे दी गई है। इसलिए जाफर इकबाल साहब की तबीयत आजकल कुकड़ू कुड़ू हुई हुई। ये चौधरी साहब कुकड़ू कुकड़ू का मतलब कि नथी हो गई है। ये कुकड़ू कुड़ू का मतलब समझने के लिए आप जुल्फी साहब से टाइम लें, क्योंकि मुझे इनके चेहरे से लगता है कि ये कुकड़ू कुड़ू की सही डेफिनेशन बता सकते हैं। अब आपको इसी हल्के की एक और बात बताता चलूं जो मुखबर ने बताई है। आज तो आपने पटारी खोल के रख दी हुई है चौधरी साहब। जी, आजकल पटारी ही ये खुली हुई है। उसी हल्के में कमर जमान कायरा साहब भी इलेक्शन लड़ते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। बिल्कुल जी। जाफर इकबाल साहब भी गुजर बरादरी के बंदे हैं। हाँ। कायरा साहब भी गुजर बरादरी के हैं। जी जी। मुखबर ये कहता है कि वहां की अब जो गुजर बरादरी है उसका वोट कायरा साहब ले जाएंगे। इसलिए वहां भी नून लीग जो है वो जरा हिलजुल हुई है। अब आ जाए जरा आप तलाल चौधरी साहब की। तलाल चौधरी साहब की जगह जिनको टिकट दी गई है वो भी वो शख्स हैं, आई मीन नवाब शेर साहब, नवाब शेर वसीर साहब। यार ये बंदा से आना है। हाँ जी हाँ जी। ये वही शख्स हैं जिन्होंने असेंबली में PTI के होने के बावजूद वोट नून लीग वालों को दिया था। और ये वही हैं जिनके लिए राजा रियाज साहब तगोदौबी कर रहे थे। हाँ जी, अब राजा रियाज साहब जो हैं उन्होंने इनका नाम दौरी डंडे में डाला हुआ था और तड़ातड़ कोटा लगा। अब आप लोग ये जानते हैं कि ये नवाब शेर वसीर साहब पहले पीपल्स पार्टी में होते थे। जी हाँ। फिर ये PTI में छलांग लगा गए। उसके बाद अब ये नून लीग में गड़प्पा ला के आ गए। हालात ये बताते हैं कि जो ज्यादा पार्टियां बदलता है वो ज्यादा फायदे में रहता है। गोतलाल चौधरी साहब को कोई और अहम जिम्मेदारी देने का वादा कर लिया गया है। अच्छा। मगर क्या मगर? कुकड़ों कुड़ों। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बहुत ही खूबसूरत आदमी थे और बड़े ही बाकमाल फनकार थे। इंतहाई खूबसूरत वैरायटी के साथ काम किया सारी जिंदगी और कोई 60 साल की सर्विसेज हैं उनकी। फरीद साहब, खालिद भट्ट साहब मोहतरम,
अल्लाह ताला के पास चले गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये तो ईमान है हमारा। मगर ऐसा शख्स जो सबके साथ फैमिली की तरह जुड़ा हुआ हो ना जी, वो जब जाता है तो फिर बड़ा ही दिल दुखता है और सारे हिल जाते हैं, सही कह रहे हैं। पीछे रह जाने वाले सारे हिल जाते हैं। खालिद भट्ट साहब का सबके साथ ही, अमानत के साथ, नवाज के साथ, गोगा के साथ, मेरे साथ बहुत प्यार, बड़ा खूबसूरत रिश्ता था जी। भट्ट साहब के मुतल्लिक हम लोग जब भी बातें करते हैं तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। क्या बात। होए 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 होए। मैं कहता हूँ जी कि माशरती इक़दार से भरा हुआ आदमी, बहुत ही खूबसूरत आदमी थे और बड़े ही बाकमाल फनकार थे। इंतहाई खूबसूरत वैरायटी के साथ काम किया सारी ज़िंदगी, और कोई 60 साल की सर्विसेज हैं उनकी अपने कल्चर के लिए, अपनी कौम के लिए। अच्छा। ऐसा शानदार काम किया कि बेशुमार अवार्ड वसूल किए, और फिर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी उनको मिला। वाह। और हमारे इस प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मोहब्बत का ये आलम था कि 15 साल से मुसलसल प्रोग्राम हमारा देखते थे, और फिर कमेंट्स बाकायदा मुझे सेंड करते थे। जी। कोई गलती होती थी तो उसकी तस्हीह करते थे, कोई चीज़ अच्छी लगती तो उस पर शाबाशी देते, कोई चीज़ अगर हम गलत कह देते, खास तौर पे परफॉर्मिंग आर्ट के और फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, तो वो तो चूंकि इंसाइक्लोपीडिया थे, 60 साल का, हाँ जी। फौरी तौर पे डांटते कि ये तुमने गलत कह दिया है, वाह। ये ऐसे नहीं था, ये ऐसे था, रहनुमाई करते थे। रहनुमाई करते थे। बड़ी बात। और मुल्तान से इनका ताल्लुक था, नवाज के शहर से, जी। और ये जो सराइकी बेल्ट है ना जी, उसके ये इंजन थे। जी बिल्कुल। सराइकी बेल्ट से बड़े बड़े खूबसूरत फनकार फिर आए हैं, और मेरे नॉलेज के मुताबिक थिएटर टेलीविज़न के ये पहले फनकार थे रेडियो के जो मुल्तान से लाहौर आए, और इनके पीछे फिर बड़ा बड़ा कमाल फनकार आया। सुहेल असगर साहब मरहूम, फिर मोहसिन गिलानी साहब, जी हाँ। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, बड़ा बड़ा बाकमाल आर्टिस्ट। फिर नवाज आया, और बहुत से थिएटर के आर्टिस्ट, एक सुहेल अब्बास होते थे, वो भी फौत हो गए हुए हैं। बड़े बड़े खूबसूरत फनकार, फनकाराएँ, बड़ी बड़ी कमाल हीरोइन मुल्तान शहर ने, सराइकी बेल्ट ने दी पाकिस्तान परफॉर्मिंग आर्ट को। बड़े ही प्यारे फनकार थे खालिद भट्ट साहब। उनके मुतल्लिक जो मेरे पास नॉलेज है, पढ़े लिखे आदमी थे, ग्रेजुएशन करके को बैंक की सर्विस भी की, फिर वो जुनून जो था एक्टिंग का वो लेके इधर को आ गए, वहाँ से छोड़ छाड़ के वो उधर रेडियो के एक बहुत बड़े उस्ताद हैं। कैसर नकवी साहब। हाँ, नकवी साहब, कैसर नकवी साहब बहुत बड़े वहाँ के रेडियो के उस्ताद हैं। जी जी। तो वो लोग वहीं मेहनत कर रहे हैं और खिदमात अपनी पेश किए हुए हैं पाकिस्तान के परफॉर्मिंग आर्ट को। ये लाहौर आ गए भट्ट साहब, और इन्होंने आके फिर हर शोबे में बेपनाह मेहनत की। आप हैरान होंगे सुन के कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी सराइकी बेल्ट को नहीं छोड़ा सारी ज़िंदगी। इन्होंने पहली दफ़ा सराइकी ज़ुबान में फिल्में बनाई। जी हाँ, 2 फिल्में इन्होंने एज राइटर डायरेक्टर की हुई हैं, अच्छा। और फिर फिल्मों में हीरो भी आए। फिर बेपनाह फिल्में एज कैरेक्टर की, बेशुमार फिल्में, टेलीविजन के ऊपर बेशुमार काम किया, जिसमें लोगों को जो याद है, ज्यादा टेलीविजन का काम उनका लोगों को याद है। उसमें आपने अंधेरा उजाला में उनको देखा जी। फिर वो जो पुलिस इंस्पेक्टर बने हुए थे, हाँ जी। फिर आपने उनको खलीलुर रहमान कमर जैसे बड़े राइटर डायरेक्टर के साथ इन्होंने काम किया। उसमें लव लाइफ लाहौर, फिर उसमें बूटा फ्राम टोबा टेक सिंह, हाँ जी। फिर उसमें लाल इश्क। मैं बड़ा हैरान होता था कि खलीलुर रहमान कमर जो अपने काम के हवाले से बड़े सेंसिटिव जाने जाते हैं और बड़ा चूजी हैं वो, और बड़े ध्यान से अपनी कास्टिंग भी करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। फिक्रा तो खैर वो खुद कहते हैं कि अल्लाह ताला मुझे अता करता है, उन पे बड़ी मेहरबानी है रब की, और इस वक्त हमारे मुल्क की शान है। जी। वो इनको साथ रखे हुए थे हमेशा, जब भी वो ड्रामा करते थे वो इनको ज़रूर कास्ट करते थे। और मैं इसी पे बड़ा भट्ट साहब पे रश करता हूँ कि ऐसे बाकमाल आर्टिस्ट के। फिर काशिफ निसार
जी हाँ। हमारे लाहौर में पाकिस्तान का बेहतरीन डायरेक्टर राइटर, वो इनको जरूर रखते थे। अभी जीवन नगर इनका चला, काशिफ निसार साहब का। फिर अभी एक खई के नाम से हाय हाय, वो ऑन एयर सीरियल है चल रहा है, वो उनका ऑन एयर है। अभी मेरा ख्याल है 2 एपिसोड ही हुए हैं उसके। वजाहत हुसैन साहब बहुत प्यारे, वो भी डायरेक्टर हैं हमारे। वो इनको गिलगित बल्तिस्तान लेके गए हुए थे। वहाँ से वजाहत साहब ने मुझे फ़ोन किया कि खालिद भट्ट साहब जो हैं वो उनकी सांस कुछ लेने में प्रॉब्लम पेश आ रही है। अच्छा, वहां से ये हाँ, ये हुआ चंद कि दिन तबीयत पहले- खराब होनी चंद शुरू दिन हो गई। पहले की बात है। तो वो वजाहत साहब कहने लगे कि मैं तो, आपको पता है वो उनकी तबीयत भी ज़रा इस तरह की है कि वो अपने असूलों वाले आदमी हैं, मेरी वो बात नहीं सुन रहे। मैंने उनसे कहा है कि आप चले जाएं, आपकी तबीयत नहीं ठीक, आपको सांस आपकी उखड़ रही है, प्रॉब्लम हो रही है, आप चले जाएं। तो वो नहीं जा रहे, वो कहते हैं नहीं मैं काम करने आया हूँ और मैं करके जाऊँगा। वाह। तो प्लीज़ आप कहीं फ़ोन करके उनको कुछ कहिए। मैंने फ़ोन मिला लिया भट्ट साहब से। अच्छा। मैंने कहा भाईजान आपकी तबीयत ख़राब है, ये काम तो होते रहते हैं, खुदा के लिए पहले आप अपना ख्याल करें, आप वापस आ जाएं। अगर डायरेक्टर आपको खुद कह रहे हैं तो आप आ जाएं। हाँ। वो यार तो क्या बात कर रहा है, यहाँ 60-70 बंदे लेके वो आए हुए हैं, तो मेरा मेन रोल है, मैं निकल आऊंगा तो वो क्या करेंगे पीछे से। क्या प्रोफेशनल एटीट्यूड है। ओ हो, ऐसे बासूल और पक्के काम के। मैंने कहा हजूर वो कह रहा है बाद में कर लूंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं कोई बात नहीं, वो जिस दिन छुट्टी होती है मैं अस्पताल चला जाता हूँ। जिस दिन मेरी शूटिंग नहीं होती मैं अस्पताल चला जाता हूँ, वहाँ मुझे ट्रीटमेंट मिल जाता है और मेरी हालत बेहतर हो जाती है, मैं फिर अगले दिन आ जाता हूँ शूटिंग पे। ये कह रहे हैं आगे से। अजीज साहब, थिएटर पे भी इतनी सख्ती से काम किया और उनकी ओह। सख्ती में भी मोहब्बत थी। मैं कहता हूँ जी कि कुछ बुजुर्ग होते हैं जो वालद टाइप लगते हैं, हाय हाय हाय। कुछ होते हैं जो माँ टाइप लगते हैं। क्या अल्लाह बात ताला, है। हाँ जी, अल्लाह ताला ने भट्ट साहब को ऐसा टैलेंट दिया था कि वो थिएटर करते थे तो लगता था ये थिएटर के एक्टर है, थिएटर एक्टर है, टीवी करते थे तो लगता था ये टीवी टीवी के एक्टर एक्टर है। क्या है। बात। फिल्म ऐसी ऐसी खूबसूरत, सैयद नूर साहब की बड़ी फिल्में की हुई हाँ हैं, जी। बड़े बड़े हीरोज के साथ काम किया हुआ है। अच्छा। और फिर भट्ट साहब का जो अभी बता रहा था नवाज के थिएटर के साथ जिम्मेदारी, यार कहीं आउटडोर गए हुए हैं या यहाँ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्शन, हाँ। जी जी। खाना बेहतरीन पका के ला रहे हैं। अच्छा। ओहो, खाने में भी दाद लेनी चाह रहे हैं। वाह हाय हाय हाय। काम में तो दाद हर आर्टिस्ट लेना वाह। चाह रहा होता है हाँ अपनी जी। परफॉर्मेंस में, वाह। वो खाने में भी दाद लेना चाह रहे होते थे। इतनी रीझ के साथ, इतने दिल के साथ वो पका के लाके सबको अपने हाथ से खिलाते थे। मेहनती तो इतने थे भट्ट साहब के, इतने काम करने के बावजूद क्रिकेट भी भरपूर खेलते थे साथ। हाँ, क्या फिल्म बात है। इंडस्ट्री की जो क्रिकेट टीम है हाँ जी हाँ जी। उसके हमेशा से विकेट कीपर थे। क्या बात। हो हो। कैप्टन भी कई दफा होते थे, जी। या गुलाम मोहिउद्दीन साहब कैप्टन रहे, या खालिद भट्ट साहब भी। अच्छा। मगर विकेट कीपर तो शुरू से, ये अभी बता रहा था अमानत के, कोई 50-60 साल उन्होंने विकेट कीपरी की है। जी हाँ जी हाँ जी। जब से आए हुए हैं वही विकेट कीपर। क्या बात है। बिल्कुल। ऐसा शख्स ना जी, आप देखें कि घर में भी वैसा ही होता है। घर में भी एक असूल है। जो हमारी बहन है भाभी मिसेस खालिद भट्ट साहब, जी। उन्होंने भी सारी जिंदगी भट्ट साहब के असूलों के सामने जी हजूरी की है, हाय वाह, हाय हाय हाय। क्या बात। खिदमत की है। वाह जी। हमें हमेशा भाभी भी भट्ट साहब के शाना बेशाना खड़ी नजर, बेशक। क्या कंधे से कंधा मिला के प्रोडक्शन में, घर में, उनके काम में। अभी जो मैं बता रहा था गिलगित बल्तिस्तान तबीयत खराब हुई, जी जी। मैंने फिर बाजी को फोन कर दिया। मैंने कहा भट्ट साहब जो हैं वो हमारी नहीं सुन रहे और उनकी तबीयत ठीक नहीं, हाँ। आप खुद बात करें। कहती हैं आपको पता है मैं तो उनके आगे बोल नहीं सकती, मैं करती हूँ फोन। रोने लग गई बेचारी और पीछे चली गई। अच्छा। फिर मैं भी आ रही हूँ अगर आप नहीं आ रहे तो। उधर जाके अपने निगहदाश्त में उनको काम करवाती रही और फिर लेके आई। बहुत बड़ी बात है। ओ हो, बच्चे सारे, मतलब एक इंतहाई डिसिप्लिन्ड और एक बड़ा ही कमाल वर्सटाइल फनकार साथ छोड़ के हमारा चला गया है। बहुत अफसोस है। दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बड़ा आला मुकाम अता फरमाए। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, दुनिया में सबसे तेज रफ्तार चीज दुआ है, क्योंकि ये दिल से जुबान तक पहुंचने से पहले
खुदा तक पहुंच जाती है। वाह 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 अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।